नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू का एडिटोरियल है। लिखा किसने है? गुरदीप सिंह उबन ने। और ये आर्मी पर्सनल हैं। इन्होंने लिखा है, किस बारे में लिख रहे हैं? ये रिसेंटली जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया का, उसके बारे में लिख रहे हैं। पर्टिकुलर किस पर फोकस है इनका? तो पर्टिकुलर इनका फोकस है तिब्बत के लोगों पर और जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उस पर। और चाइना का सॉरी इंडिया का क्या प्लान है चाइना को लेकर, या चाइना की जो रणनीति है उसको जानने के इच्छुक होना, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन। तो स्टार्ट करते हैं। शैडो फोर्स अपार्ट इंडिया नीड चाइना प्लान। शैडो फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडिया को ज़रूरत है चाइना के प्लान की भी। मतलब बगैर चाइना का प्लान जाने या चाइना की रणनीति जाने वी कांट वो। तो उस हिसाब से फिर आप क्या करो कि चाइना के रिगार्डिंग फिर आपका एक प्लान हो या एक चीज़ ऐसी प्रोसेस हो। क्यों कह रहे हैं कि चाइना के लिए एक प्लान होना चाहिए? क्योंकि उसके रिगार्डिंग कई ये उदाहरण देंगे, कई चीज़ें होंगी। द मिस्टिक सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब होता है पर्वताक, मतलब खगोलीय टाइप की चीज़। तो मिस्टिक सेलेस्टियल स्नो लायन, जो मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब ऐसा जिसका कोई वो नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। गैंग सेंगे, इसका नाम क्या है? गैंग सेंगे। ये तिब्बतियन लैंग्वेज का एक लोकल टर्म है। इन लोकल लोर डिराइव द नेम फ्रॉम द संस्कृत सिम्हा। और ये कहाँ से डिराइव हुआ है? सिम्हा जो संस्कृत का शब्द है उससे डिराइव हुआ है। इट इज़ द एम्बेलम ऑफ तिब्बत। तिब्बत शोकास्टिंग मतलब दिखावे का, एक्सप्लिसिट करना या दिखाना, एग्जिबिट करना या डिस्प्ले करना वाली बात है। तो शो कॉस्टिंग का ये मतलब है। इट इज़ इटरनली स्नो कवर्ड माउंटेन। और ये इटरनली मतलब सनातन या हर समय ही किससे कवर्ड रहता है? बर्फ से कवर रहता है। कौन सा? ये माउंटेन। एंड द ग्लेशियर इवन एज इट सिम्बोलाइज्ड पावर। और इट इज़ मतलब उस समय में इवन एज इट सिम्बलाइज द पावर, स्ट्रेंथ, फियरलेस एंड जॉय ऑफ लिविंग। तो उस समय भी जब ये स्नो से कवर रहता है तो ये जो मिस्टिक वाला ये शेर है, ये सिम्बा है, वो क्या रहता है? फियरलेस रहता है उस समय भी, जब ये बर्फ से ढकी रहती है तिब्बत की पहाड़ियाँ, जो कि ऑलमोस्ट ही ढकी रहती हैं। अपनी ताकत शो करता है और सिम्बलाइज्ड करता है स्ट्रेंथ को और एक एन्जॉयफुल लिविंग को। तो ये सब चीज़ें हैं, ये शेर को इस हिसाब से, जो मिस्टिकल शेर है वो उस हिसाब से दर्शाते हैं। और वो क्या है तिब्बत को प्रदर्शित भी करता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो तिब्बत को प्रदर्शित भी करती हैं। इट इज ऑल्सो द सिंबल एंड द फ्लैग ऑफ इंटरप्रेट फियरलेस। इंटरप्रेट मतलब होता है साहसी या निडर। फियरलेस का भी मतलब वही है, डरपोक ना होना। वॉरियर ऑफ द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और एफ एफ। तो ये ऑल्सो सिंबल किसका है? जो हमारी SFF फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसका भी यही क्या है? सिंबल है। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में अगर आपने ना जाना हो तो आप ये समझ लो कि 29 और 30 तारीख को जो क्लैश हुए थे उसमें जो भारत का एक टैक्टिक जो विजय मिली या टैक्टिक जीत हुई, उसका कारण यही थी। विच हैज़ फिगर द प्रोमिनेंटली इन द रिसेंट क्लैश इन ईस्टर्न लद्दाख। जो कि ईस्टर्न लद्दाख में रिसेंट जो क्लैश हुई थी उसमें उसने क्या किया था? प्रोमिनेंटली मतलब प्रख्यापित रूप से फिगर्ड किया था उन सब चीज़ों को। स्टैंड ऑफ इन द हाइट, स्टैंड ऑफ कहाँ है? इतनी हाइट पर बना हुआ है। टूवर्ड द एंड ऑफ अप्रैल दिस ईयर 4 मोटराइज्ड एंड 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन ऑफ Chinese Western Theater Command, having completed their exercise on the edge of Gobi Desert, took to Xinjiang Highway। और यहाँ पे क्या वो बात कर रहे हैं ये कि अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल के दिस ईयर में 4 मोटराइज्ड जो बटालियन थी और 6 मैकेनाइज्ड जो डिवीजन थी चाइना की, उन्होंने क्या कर लिया था? एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। कहाँ पे? गोबी डेजर्ट के निकट। और गोबी डेजर्ट कहाँ है? जिनजियांग हाईवे टुक टू, मतलब जिनजियांग हाईवे पे संरक्षा या पहरा देने में जो भी है करके वो वहाँ पर पहरा देने लगे थे या उस रिगार्डिंग। अब जिनजियांग हाईवे को आपको मालूम हो तो ये तिब्बत से होके जाता है और भारत
के मतलब भारत से सटी सीमा से ही होकर जाता है, आप ये समझ लो। बहुत ही टेक्टिकल या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है जिनजियांग हाईवे। भारत के लिए नहीं बना, तो अभी वो चीन की ही सीमा में है, लेकिन वो तिब्बत में बना है। In a well-planned and rehearsed move, they branches off onto a series of feeders road on the line of actual control in eastern Ladakh. और जैसे ही इनकी जो बेल प्लांट जो रिहर्सल क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब या रिहर्स उन्होंने कर लिया, दे ब्रांचेज ऑफ ऑन टू अ सीरीज ऑफ फीडर्स रोड, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ जो अलग अलग फीडर्स रोड मतलब जो महत्वपूर्ण रोड थे, जो कि मतलब मिलिट्री के लिए सामान पहुंचाते थे या मेनलैंड चाइना से जोड़ने वाले रोड थे, वहां पर क्या होने लगे, वो फैलने लगे। वंस द ट्रूप वर इन पोजीशन, और जैसे ही ट्रूप क्या थे, पोजीशन में आ गए, तो उन्होंने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया। दे इनिशिएटेड मल्टीपल इनकर्जन अक्रॉस द एलएसी इनटू व्हाट हैड बीन नो मैन लैंड पेट्रोल्ड बाय बोथ साइड ऑफ इंडिया। और इन्होंने इनकर्जन स्टार्ट कर दिया कहाँ पे, जहाँ पे नो मैन लैंड एरिया जोन था, जहाँ पे दोनों ही लोग क्या कर सकते थे, इंडिया और चाइना के लोग पेट्रोल कर सकते थे, वहां पर इनने अतिक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको अपनी जमीन बताना स्टार्ट कर दिया। दिस इंक्लूड एरिया इन द Depsang Plain, threatened the forward airstrip of Daulat Beg Oldi as a also the north and south of expensive Pangong So saltwater lake। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डेप्सांग प्लेन को थ्रेटन, एक तो एनकर्जन किया और साथ ही साथ जो डेप्सेंग प्लेन है उसको भी थ्रेटन किया कि ये फॉरवर्ड एयर जो दौलत वेग ओल्डी की है उसको भी इस हिसाब से दर्शाया कि ये मतलब जो पेंगोंग सो एरिया का जो नॉर्थ और साउथ पार्ट है उसी का क्या है, एक्सपेंशन रूप है। मतलब पेंगोंग सो लेक तो वो क्लेम करता ही है कि उसी की है पूरी की पूरी, तो साथ ही साथ वो दौलत बेग ओल्डी की जो एयर स्ट्रिप है और डेप्सन के प्लेन है उन सबको भी क्या करने लगा, क्लेम करने लगा। द वर्ल्ड वॉच इन हॉरर एज सोलर ऑफ टू न्यूक्लियर आर्म्ड एशियन जायंट एंगेज ईच अदर इन अ स्लग फेस्ट ऑन द स्नो समिट ऑफ हिमालय। और हिमालय की गोद में ऐसे बर्फ की तराइयों में या बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों में दोनों न्यूक्लियर आर्मियों का लड़ना, और इस हिसाब का डर मतलब वर्ल्ड देखता है इस चीज को कि इस प्रकार का जो हॉरर है या हॉरर टाइप की कि दो न्यूक्लियर आर्म फोर्स अगर लड़ेंगी तो उससे क्या जन्म लेगा। मान लो दोनों ने अगर न्यूक्लियर चलवा दिए और दोनों के पास सबसे बड़ी जनसंख्या भी है, तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो इस हॉरर को देख रहा है, और कहाँ देख रहा है, जहाँ पर हिमालय के जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन melee that follow, they went at each other with clubs stuffed with barbed wire, match and rock, resulting in serious injuries। मेली मतलब होता है हाथापाई, तो जब हाथापाई हुई तो दे वेंट ईच अदर विथ क्लब, और वे एक दूसरे पर आ गए, और एक दूसरे पर आ गए तो लड़ाइयाँ हुई। और लड़ाइयाँ कैसे हुई, रॉक से हुई, कुछ अपनी वो फेंसिंग लाए थे उनसे हुई। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सीरियस इंजरी हो गई। नॉट अ शॉट वाज फायर्ड, कोई शॉट तो फायर नहीं हुआ उस क्लैश में, बट द इंडियन आर्मी विच वाज इनिशियली सरप्राइज्ड, लेकिन इंडियन आर्मी जो शुरुआत मतलब पहले तो सरप्राइज्ड थी, रिएक्टेड स्विफ्टली, तुरंत ही उसने क्या किया, रिएक्ट किया, एंड विथ ब्रेवरी एंड करेज इन्फ्लिक्टेड कैजुअलिटी टू द चाइनीज साइड। और जैसे ही मतलब सरप्राइज थी, लेकिन उसने अपने बहादुरी के साथ इन्फ्लिक्टेड मतलब तुरंत जो कैजुअलिटी हमारे यहाँ हुई थी उसकी दुगनी वहां पर करवा दी, या उन चाइनीज सैनिकों को भी बहुत बुरी तरह से मारा। द इनएविटेबल फेल आउट ऑफ दीज एक्शंस वाज बोथ साइड जोस्टलिंग फॉर हाइट लीडिंग टू द स्टेलमेट्स। और जो भी ये विवाद था अनिवार्य रूप से इनएविटेबल ऑफ दीज एक्शंस वाज बोथ साइड जोस्टलिंग मतलब फॉर हाइट, जोस्टलिंग मतलब एक ढकेलना या पुश करना, तो जोस्टलिंग फॉर हाइट लीडिंग अ स्टेलमेट, और लीडिंग हुआ गतिरोध पैदा करने के कारण, और जो सब चीज़ें हुई उन्होंने क्या, स्टेलमेट मतलब कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा किया।
Suddenly, on the night of August 20, 1913, in surprise move, the Indian Army turned the table on China by occupying heights that were not only the great tactical importance north and south of the Pangong Tso Lake as the dominating the Spangor Gap और 19 और 30 के दिन जो कुछ हुआ तो आर्मी ने क्या कर दिया टर्न द टेबल ऑन चाइना मतलब चाइना की तरफ टेबल को क्या कर दिया चाइना के ऊपर पटक दिया टेबल को और ऑक्यूपाइंग हाइट दैट वर नॉट ओनली ग्रेट टैक्टिकल ना केवल रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगोंग लेक के अंतर्गत बल्कि ऑल्सो डोमिनेटिंग इन स्पेन गरगैप डोमिनेटिंग है इस जो भी वहाँ पर एक रीजन है स्नैपगर गैप वहाँ पर इट वॉज नाउ लुकिंग इन टू द इनर्ड ऑफ द चाइनीज डेप्थ लोकेलिटी एट मोल्डो इंक्लूडिंग चाइनाज आर्मर गन एंड रिजर्व और ये इंक्लूड करता है कि मतलब वहाँ पर जो चाइना की और भी जो आर्म्ड फोर्स है वहाँ पर भी यहाँ से क्या नज़र रखी जा सकती है दिस अमेजिंग फीट वॉज अकम्प्लिश्ड प्राइमरली बाय द घोस्ट आर्मी और ये इस टाइप की जो हमें टेक्टिकल जीत मिली है वो प्राथमिक रूप से किस कारण मिली है घोस्ट आर्मी के द्वारा घोस्ट आर्मी कौन है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वो आर दीज सुपर ह्यूमन ट्रूप कौन है ये सुपर ह्यूमन ट्रूप व्हाट आर देयर अटेंडेंस क्या है कौन है इनके अटेंडेंस कौन इसमें शामिल होता है व्हाट देयर दे आर द ड्रीडेड शैडो वॉरियर ऑफ द SFF और ये क्या है ड्रेडेड शैडो वॉरियर है किसके SFF के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के वर्किंग इन द शैडो ड्यूरिंग द एरा ऑफ ग्रेट गेम बड़े गेम के एरा के समय द ब्रिटिश एम्प्लॉय नेटिव टू पेट्रोल देयर ऑन हैंड जो ब्रिटिश के जो एम्प्लॉयड ब्रिटिश ने क्या किया इनको एम्प्लॉयड किया पेट्रोल करवाने के लिए जो उनके खुद की लैंड के विच इंक्लूड तिब्बतन जिसमें उनको तिब्बतियों को इंक्लूड किया ब्रिटिश ने उस समय के जब ग्रेट गेम चल रहा था उस समय ब्रिटेन ने वहीं के लोकल लोगों को इंक्लूड किया इट वाज द मस्टांग वेस्ट और ये मस्टांग वेस्ट था इन द नॉर्दर्न बॉर्डर रेंज दैट एस्कॉर्टेड द 14th दलाई लामा टू सेफ्टी टू इंडिया ड्यूरिंग द 1915 रिवेलियन ये वही वेस है जहाँ पर से दलाई लामा को 1959 के रिवेलियन जो हुआ था उसमें लाया गया था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1962 वार द जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ऑर्डर द रेजिंग ऑफ एन एलीट कमांडो फोर्स called Special Frontier Force comprising among other Tibetan who had sought refuge in India along with the Dalai Lama तो यहाँ पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की घोषणा की जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के क्लैश के बाद या जो भी युद्ध था उसके बाद और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा कि उन सभी लोगों को भी इंक्लूड करो जो तिब्बत से रिफ्यूजी बनकर आए हैं यहाँ पर या जो रिफ्यूजी बनना चाहते हैं इंडिया के अंदर उन सभी लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लो माय फादर मेजर जनरल सुजन सिंह उबन इनके जो राइटर के जो फादर हैं उनके जो पिताजी हैं फादर मतलब वही पिताजी उबन वॉज अ नेचुरल चॉइस फॉर दिस बेस ऑन सीर मेरिट एंड हिज being legendary war veteran on British Army famous for his daring exploit with long-range desert group in the Middle East and the guerrilla war in the Burma during the World War II और इनके पिताजी को इसलिए बुलाया मतलब पहली चॉइस इसलिए थी क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में मिडिल ईस्ट में अगर देखो तो डेजर्ट वार में बहुत अच्छा काम किया था और गोरिल्ला वार में देखो तो म्यांमार के अंदर भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया था सो दैट्स वाई उनको बुलाया गया He was asked with raising training and commanding this nascent force. उनसे कहा गया कि आप इस जो nascent force या जो बचकानी force है इसको आप क्या करो कमांड करो और मतलब सीधी सी बात है ट्रेन करो as also molding them into the well oiled fighting machine और इनको well oiled fighting machine मतलब आर्मामेंट से भी इनको क्या करो सुसज्जित करो और उनके लिए ट्रेंड करो to enhance their inherent fighting capabilities members were given airborne training in addition to acquiring expertise in the mountain and jungle warfare और इन सबको
उनकी जो इनहेरेंट मतलब जो पहाड़ियों में रह रहे हैं तो उनका चलना फिरना या उनका जो मतलब सांस लेने में जो दिक्कत है वो सब चीज़ें मतलब उनका जो फिगर आउट है उनका शरीर उस हिसाब से फिगर आउट होता है। तो इनहेरेंट जो उनके वो थे उनको भी वो किया मतलब पॉलिश किया या उनको एक सही दिशा दी और उन सब चीज़ों पर भी काम किया जो जंगल माउंटेन वारफेयर में काम आती हैं। इनिशियली एडेड एंड इक्विप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, शुरुआत में तो ये इक्विप्ड और किसके द्वारा हुए थे, यूनाइटेड स्टेट के बाद के द्वारा। दे क्विकली इंडिजेनाइज्ड एंड वर सून ऑन देयर ओन फीट, तुरंत ही ये फिर क्या हो गए देश वाले बन गए, इंडिजेनाइज्ड मतलब देशीय हो गए और सून वर खुद के उस पर खड़े हो गए। द अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर मेटल्स एज ऑल्सो द रीपे देयर होस्ट कंट्री केम ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वार 1961, और उन्होंने इस अपनी जो महत्ता है या अपॉर्चुनिटी को दिखाया 1971 के वॉर में। कैसे दिखाया? एज द इंडियन आर्मी मूव इन विथ इट्स मेजर थ्रस्ट इनटू द ईस्ट पाकिस्तान, जैसे कि जो इंडियन आर्मी क्या थी, ईस्ट पाकिस्तान मतलब वर्तमान का बांग्लादेश, वो डायरेक्ट क्या है, अपोजिट है, वहाँ पे क्या जोर दे रही थी। द SFF while supporting the flank of the Indian Army in the Blitzkrieg clear the Chittagong Hill Tract and also the Kapthal Dam and encircle the prevented the escape of the Pakistani 1907 Brigade number 2 Commando Battalion, all of whom were taken prisoner। और तो इसने क्या किया कि इस समय यहाँ पर ये काप्टांग डैम और एनरिच्ड ये तो यहाँ पर क्या 97 ऐसे सैनिक थे कुछ बटालियन के, वो क्या कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको क्या कर लिया, रोक दिया और बाद में वो प्रिजनर बने या कैदी बने। द SFF was poised for the capture of the चिttगोंग पोर्ट when a ceasefire was declared, और इन्होंने चिttगोंग उसको पोर्ट को वो कर लिया था जब तक कि सीज फायर या युद्ध विराम का क्या डिक्लेयर्ड हुआ। अ डेयरिंग मूव विच पेड हैंडसम डिविडेंड, एक डेयरिंग मूव, एक मतलब एक सीमा से परे जाकर किया गया मूव। विच पेड हैंडसम डिविडेंड, हैंडसम डिविडेंड मतलब लाभांश, एक बहुत अच्छा लाभांश दिया। दिस अर्न देम नॉन डी द फैंटम ऑफ चिटगोंग, तो उन्हें फैंटम ऑफ चिटगोंग कहा गया। फैंटम मतलब होता है आपका प्रेत। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ तिब्बत, इट सून बिकम माई टर्न टू सर्व इन SSP, और ये बहुत ही जल्द ये हुआ कि अब इनको मौका मिला SFF को सर्व करने का। इनेबलिंग मी टू फुलफिल अ फैमिली कमिटमेंट, और इनको इनेबल मतलब इन्होंने खुद को ये बड़ा अचीवमेंट समझा कि अपनी जो फैमिली के वो है उनको फुलफिलमेंट किया। हैविंग परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल in Indian Army including Army and based on my record I was promoted as the Inspector General of Command. The SFF was privileged to command it during the Kargil War in battle fort in height of 14,000 feet and above in sub-zero temperature action which were lauded in Ladakh and Kargil sectors। और इन्होंने ये कहा कि 1999 के बारे में एक तो इनको क्या मिला, मौका मिला एक ऐसी फोर्स के साथ जहाँ पे इनका फैमिली का वो जुड़ा हुआ था। दूसरा फिर जब इन्होंने उस चीज़ को वो किया तो इन्होंने 14,000 फीट की हाइट पर एक ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पर इतनी ठंड होती है वहाँ पर इन्होंने क्या किया, खुद को साबित किया। और लद्दाख एंड कारगिल सेक्टर में, दोनों ही सेक्टर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर इन्होंने साबित किया। That year the security for the Amarnath Yatra provided by the SFF, उस समय जो अमरनाथ यात्रा की जो सिक्योरिटी थी वो इसी फोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ तिब्बत कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड, तो जो रणनीतिक जो वो है महत्वपूर्ण तिब्बत, तो वो उसको आप ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इट इज़ द रूफ ऑफ वर्ल्ड, ये छत है पूरे के पूरे वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। विथ वास्ट मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्स,
साथ ही साथ वहाँ पर बहुत से ऐसे खनिज हैं और जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। द माइटी रिवर दैट एमिनेट्स फ्रॉम द एक्सपेंसिव ग्लेशियर सच एज द ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर भी वहीं से निकलती है। यागस्ते द येलो रिवर, यागस्ते या येलो रिवर जो बोला जाता है वो भी। मैकोंग द साल्वीन इंडस टुगेदर with the thousands of their tributaries have natural nurtured civilization in the peripheral countries for the century। पेरिफेरल मतलब जो उनसे जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, वहाँ से निकली हुई ट्राइब्यूटरी, जो तिब्बत से निकली हुई ट्राइब्यूटरी, और इन सब को क्या करती हैं, नर्चर करती हैं और कई सेंचुरी से करती आ रही हैं। द कैलाश मानसरोवर विच इज द सेंटर्ड इन दिस रीजन एंड with its spiritual overtone tugs at the heart of strange of every Indian। तो जो मतलब ओवरटोन्स मतलब जो मकसद है कैलाश का, जो रेलेवेंस है धार्मिक रूप से अगर देखा जाए, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, वो सब चीज़ें क्या करती हैं, इंडियन जो के दिलों में बसती हैं। इन सब चीज़ों को स्ट्रेंज मतलब ताता, एक बुनना, चीज़ों को बुनना टाइप का समझ सकते हो आप। सीधी सी बात है, आप यही समझो कि वो हर इंडियन के दिल में बसता है। इन एक्ट ऑफ नेक्ड एग्रेशन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत इन 1959, और नेक्ड एग्रेशन के तहत उसने चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया 1959 में तिब्बत को। अ बफर वॉज एलिमिनेटेड एंड डी फैक्टो बाउंड्रीज ऑफ चाइना बिकेम कंटिन्यूस टू दैट of India, a boundary deliberately left under market to enable further expansion। अब क्या हुआ था, बफर का मतलब तिब्बत को जैसे ही उसने अनेक्स कर लिया, मतलब बफर क्या हो गया, गायब हो गया। अब मतलब जो बीच का था, तो इंडिया को डायरेक्ट किससे क्लैश करना था, चाइना से। तो फिर क्या हो गया, चाइना नहीं था, जैसे नेपाल के साथ हमारे रिलेशन है वैसे ही तिब्बत के साथ थे, कोई बाउंड्री का वो नहीं था। तो चाइना ने फिर क्या कर दिया कि विवादास्पद हो गई जो भी बाउंड्री थी, और बाउंड्री के विवादास्पद होने के बाद डेलिबरेटली उसने क्या किया, जानबूझकर ही इन सब चीज़ों को ऐसे ही नज़रअंदाज किया कि बाद में क्या कर सकें, इनकर्जन कर सकें या फर्दर एक्सपेंशन कर सकें। इसलिए उसने जानबूझकर इंडिया का जो है बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किया उस समय। माओ जेडोंग डिक्लेयर ताइवत इज द पाम वी शैल ऑक्यूपाई एंड देन गो आफ्टर द 5 फिंगर लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। माओ जेडोंग जो उनके पहले वो थे, उन्होंने ये कहा कि भाई तिब्बत क्या है, हथेली है, और उसकी ये 5 उंगलियां हैं जिनको हम लेकर रहेंगे। और कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप देखो तो 1959 में फिर चाइना ने कमिटेडली नेक्ड एक्ट का जो एग्रेशन था उसके थ्रू क्या कर लिया, अक्वायर्ड कर लिया। एंड आवर ड्रीम हिंदी चीनी भाई भाई रूडली सेकंड 1962, और जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया जा रहा उसको बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया, सेकंड ही हिला के रख दिया। अंडरस्टैंडिंग चाइनाज स्टैंड। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि चाइना का स्टैंड क्या है। इंडिया इज डीलिंग विद द विलियस नेबर विद द ऑब्सेशन फॉर असर्टिंग इट्स राइट ओवर लैंड विद इट्स प्रिडेसर may have acquired through the conquest or guild। तो यहाँ पर हम एक ऐसे नेबर से डील कर रहे हैं जो बहुत ही बिलीशियस है, और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड है, या इस चीज़ के लिए क्या है, इंक्लाइंड है इस तरफ कि वो ये बोल रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन या जीती थी या जो हमारे राज्य में आती थी उन सबको क्या करेगा, अनेक्स करेगा, या वो सब हमारी ज़मीन है। चाइना हैज़ लैंड बॉर्डर विद 14 नेवर कवरिंग एन एस्टिमेटेड 22,100 किलोमीटर, और चाइना की 14 देशों के साथ सीमा है जिसमें 22,100 किलोमीटर है टोटल। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इट्स इकोनॉमिक स्टेटस वर्गन सो डिड इट मिलिट्री मसल्स। और जैसे ही उसकी इंडिपेंडेंस हुआ, जैसे कि 1950 में, और जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या हुआ, फ्लोरेस या बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या मिलिट्री मसल करना या मिलिट्री की जो एक्सरसाइज या मिलिट्री के थ्रू इनकर्जन करना स्टार्ट कर दिया। चाइना एम्बार्क ऑन क्लेम बेस्ड ऑन द परसीव इम्बैलेंस ऑफ द ट्रीटीज फोर्स ऑन कंट्रीज व्हेन दे वर वीक, और जो मतलब
और चाइना ने अपना जो क्लेम है वो प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया क्लेम करना। जैसे ही वो उसने ये समझा कि कंट्री किसी न किसी हिसाब से वीक है, और तो उस हिसाब से उसने क्या कर दिया, चीज़ों को स्टार्ट करना है वो कर दिया। सम ऑफ दीज हैव सिंस बीन रिजॉल्व आफ्टर ब्लडी क्लैश सच एज रसिया एंड वियतनाम। कुछ ने क्या किया कि कुछ मतलब एक लड़ाई लड़ी और उसके थ्रू उसने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, जैसे अगर वियतनाम हो, रसिया हो। while other have been resolved using a combination of lucrative offer of money trade and guild। और दूसरे जो राष्ट्र थे उन्होंने उनको चाइना ने क्या किया, पैसा दिया एक बहुत, या फिर एक बहुत अच्छा लुक्रेटिव ऑफर दिया, जिसके कारण चाइना ने उनके साथ डिस्प्यूट किया। और डिस्प्यूट में ऐसा भी नहीं है कि उसको नुकसान हुआ, उसने अनेक्स ही की है उनकी ज़मीन। इन मोस्ट केसेस द एंड रिजल्ट हैज़ बीन सच दैट विक्ट्री कैन बी क्लेम्ड बाय बोथ साइड। और मोस्ट रिजल्ट में इस हिसाब से देखा गया कि विक्ट्री जो है क्लेम्ड की गई दोनों ही देशों के द्वारा। रसिया एक्सेप्टेड हाफ ऑफ चाइनाज क्लेम। रसिया ने एक्सेप्ट कर लिया चाइना के आधे क्लेम को। कजाकिस्तान वाज गिवन लुक्रेटिव इकोनॉमिक डील। कजाकिस्तान को एक लुक्रेटिव डील दी गई थी। किर्गिस्तान की बात करें तो रिटेन 17% ऑफ लैंड, सीडिंग जस्ट 30% एंड सो ऑन। तो किर्गिस्तान ने भी अपनी 70% ज़मीन उसके पास रही और 30% किसको दे दी, चाइना को दे दी। और ऐसे ही फर्दर जो भी उसने रिजॉल्व किए तो इसी वे में या इसी तरीके से उसने रिजॉल्व किए चाइना ने। इट वुड बी फेलियस टू सरमाइज दैट देयर विल बी एनी रिजोल्यूशन द ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडिया चाइना इन नियर फ्यूचर। तो ये गलत होगा कि अभी ये आशंका की जाए, सरमाइज मतलब आशंका की जाए या इस चीज़ की अनुमान लगाया जाए कि यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन होगा जो वर्तमान में स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बिटवीन, कोई नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा समाधान निकल आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेट अस अज्यूम दैट बोथ कंट्री विश टू अवॉइड फुल स्केल वॉर कंसिडरिंग द न्यूक्लियर बैकड्रॉप, द कोविड-19 पेंडेमिक एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक डाउनटर्न। क्योंकि अब यहाँ पर थोड़े से देखा जाए तो देखो तो कि दोनों ही कंट्री ये चाहती हैं कि फुल स्केल वॉर ना हो, क्योंकि दोनों ही की बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि क्या है, न्यूक्लियर, मतलब दोनों ही के पास न्यूक्लियर आर्म है। साथ ही साथ कोविड पेंडेमिक की भी बात की जाए और जो इकोनॉमिक डाउन टर्म होगा उससे भी दोनों देशों को क्या होगा, नुकसान ही होगा। द रोड अहेड विल have to evolve and based on the study of manner in which China has negotiated its boundary dispute with 12 of its neighbors and the result achieved। और यहाँ पर रोड या कुछ ऐसा समाधान निकलेगा शायद इस चीज़ को मान करके, जो चाइना का जो नेगोशिएशन है 12 देशों के साथ उसने किया, 2 देशों के साथ बचा है, टोटल 14 देशों की बाउंड्री है। तो रिजल्ट जो है वो अचीव हो गया। अब वो कैसे अचीव हुआ है डजंट मीन, लेकिन हो गया। What must be done? अब यहाँ पे करना क्या चाहिए? There can be a little doubt that action by the People's Liberation Army on the PLA in Ladakh premeditated, planned and executed with precision। और we can little doubt, हम थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं कि जो भी जो एक्शन हुई पीपल्स की लद्दाख के अंदर वो प्रीमेडिएटेड थी, प्लान थी एंड एग्जीक्यूटेड विथ प्रिसाइजन थी। मतलब ये कह भी नहीं सकते और कह भी सकते हैं। द चाइनीज वर फुल्ली अवेयर दैट दे वर ट्रांसग्रेसिंग इनटू द नो मैन लैंड। और चाइना वाले जो पहले से अवेयर थे कि वो किस चीज़ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कि जो नो मैन लैंड है, मतलब दोनों देश की कंट्री वहाँ नहीं आ सकती, उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। With a predetermined aim in mind, they proceed to secure tactical height and gained access to the area, which would forestall a counter-offensive by Indian Army। और उन्होंने क्या किया, शुरुआत करते ही साथ कुछ ऐसे टेक्टिकल एरिया को गेन कर लिया जहां पर वो इंडियन आर्मी का क्या कर सके, एनकाउंटर कर सके। एनकाउंटर मतलब सॉरी एनकाउंटर नहीं, काउंटर कर सके, ठीक है, मतलब उनका जवाब दे सके। टू एक्सपेक्ट देम टू vacate this area at this juncture would nev। तो ये समझना कि वो ये वाली हाइट या वो छोड़ देंगे, तो ये तो एक नासमझी वाला या अनुभवहीन वाला तर्क है। एट द सेम टाइम द PLA in its present configuration and posture has immense weakness which they would be aware of and which should make them uneasy। और तुरंत साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो वर्तमान में उसकी वीकनेस है वो भी चीज़ें निखर कर सामने आ रही हैं, तो वो
ये सब चीज़ें उनके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और उनको जो अभी टेक्टिकल हाइट पे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं, तो वो उनको क्या करेगी, असमंजस में डालेगी ये सब चीज़ें। अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव to form a group of experts from among retired professionals who have proven track record with the Indian Army, the Indian Navy, and Indian Air Force diplomat, the intelligence service, cyber technology, and cartograph service, who will plan and prepare short, medium, and long-term goal to achieve them within a suggested time frame। और इनका ये कहना है कि एक प्लान बनाया जाए कि ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो अचीव किए जा सकते हैं, ऐसे गोल्स को प्लान करें, ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें अचीव करें। लेट अस प्ले डाउन द रेथोरिक एंड एडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो अब हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए कि जो मुँह ज़बानी कह देते हैं कि हम युद्ध करेंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे टाइप की चीज़, जो मुँह ज़बानी उसको आप बंद करो और एक व्यवहारिक जो अप्रोच है उस चीज़ को क्या करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। इट कैन नो लॉन्गर बी अ पार्ट टाइम इशू टू बी एड्रेस ओनली व्हेन अ क्राइसिस अकर। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने तुरंत के लिए चीज़ों को सॉल्व कर लिया और बाद में फिर उसी कंडीशन में या खड़े हो गए। द क्राइसिस इज अपॉन अस नाउ। और ये जो क्राइसिस है वो हम सबके ऊपर है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। आई होप आपको एक पूरा का पूरा एक सीन भी क्रिएट हो गया होगा कि आपको इंडिया चाइना के बिटवीन चल क्या रहा है, उसके जो है सॉल्व कैसे हो सकते हैं इशू, इन सब चीज़ों के बारे में, और कहाँ कहाँ इंडिया के आर्मी टेक्टिकल हाइट पे है और कहाँ कहाँ चाइना की। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू।